नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश ने दीपावली मनाई, घरों में दिए जलाए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर भारत के उस गौरवशाली इतिहास के साए से जुड़े जिसने कभी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। जी हां, आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों ने हिंदुस्तान की एक और ताकत का नमूना दिया, जो यकीनन दुश्मनों के दिल में रंज जगाने वाला है। आईएनएस विक्रांत भारत की वो ताकत है जिसका लोहा दुश्मन भी मानते हैं। जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ खाना खाया, गाना गाया और शौर्य भी देखा। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज, ये मिजाज जवानों में न केवल जोश भरने वाला है, दुश्मनों को नया भारत दिखाने वाला है। ये 12वां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिवाली जवानों के बीच मनाई है। इस मौके पर पीएम मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए, जहां वो पीएम नहीं जवानों के साथी बनकर उनके बीच दिखाई दिए। पीएम मोदी ने जवानों के साथ गाना भी गाया, मिठाइयाँ बांटी और उन्हें खिलाई भी, साथ ही डिनर भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जवानों को करीब 40 मिनट तक संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत की तारीफ करते हुए इसे दुश्मनों के लिए घातक बताया। पीएम मोदी ने विक्रांत के बारे में बात करते हुए बताया कि विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। जिसका नाम दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। जिस आईएनएस विक्रांत की पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं, अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। आईएनएस विक्रांत को डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया है। भारत के समुद्री इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है ये। इस पोत में ज्यादातर उपकरण और मशीनरी जो लगी हैं, वो देसी हैं। देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों बीईएल, बीएचईएल, जीआरएसई, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, एलएनटी, वॉटसिला इंडिया आदि के साथ साथ 100 से ज्यादा एमएसएमई ने इस युद्धपोत के लिए काम किया है। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए, जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आईएनएस विक्रांत पुराने आईएनएस विक्रांत का अपडेटेड वर्जन है। पुराने आईएनएस विक्रांत ने कई इतिहास बनाए, इसलिए उसका सम्मान बरकरार रखते हुए इसे आईएनएस विक्रांत का ही नाम दिया गया है। पुराने आईएनएस विक्रांत ने नौसेना को लंबी सर्विस दी। 36 सालों तक सेवा देने के बाद उसे 31 जनवरी 1997 को सक्रिय सर्विस से हटा दिया गया था, जिसके बाद अब भारत ने अपना दूसरा आईएनएस विक्रांत हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान पूर्व अधिकारी भारतीय नौसेना इस वक्त जुड़ रहे हैं। परिहार साहब, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों में 12 साल तो लगातार हमने देख लिया, वो लगातार हर बार अपनी दीपावली को जवानों के बीच में जाकर मनाते हैं। इस बार वो INS विक्रांत के ऊपर मौजूद थे। उनका जवानों के बीच में जाकर दीपावली मनाना खास संदेश देता है या हर बार हर एक जगह को चुनना खास संदेश देता है, या फिर इस बार INS विक्रांत पर जाना एक बड़ा संदेश देता है? मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे वरिष्ठ साथी कमांडर दीवान साहब को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आप सब लोगों को। और जैसा आपने कहा, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में कुछ परंपराएं ऐसी बनाई हैं जो बहुत मायने रखती हैं, और उसी में एक ये है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो सीमा पर या ऐसे दूरदराज इलाकों में रहने वाले हमारे सैनिकों, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स, उनके साथ जाके मिलते हैं। ये सिंबॉलिक भी है और एक तरह का भावनात्मक इसमें गठजोड़ भी होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी हाई एल्टीट्यूड में रहा हूं, ऐसी जगहों में जब दुर्गम क्षेत्रों में या शिप में कोई रहते हैं, वो उनको परिवार के साथ दूर रह के जो परेशानियां होती है वही समझ सकते हैं। ऐसे में देश का मुखिया अगर खुद आके त्योहार उनके साथ मनाता है, ये एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट होता है और ये उससे आपस में एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। प्रधानमंत्री लेवल पे कोई भी व्यक्ति जो बैठता है, उसका अनुभव और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और जो उसकी नज़र होती है, उससे कई चीज़ें वो एक सेकंड में पहचान सकते हैं, क्या परेशानियां क्या है। जज्बाती होते हैं, इमोशनल होने से जो फायदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें होते हैं। जगह का चुनना डेफिनेटली ये मायने रखता है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, या तो आगे आने वाले में ये क्षेत्रों में वो काम में ज़्यादा आएंगे, या उन्होंने जो कुछ ऐसा कारनामा किया है, अद्वितीय ऐतिहासिक कारनामा, उसका वो एक्नॉलेज करते हैं। साथ ही ये एक हमारे जो दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको भी एक तरह से संदेश जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होने के बावजूद, इतने उम्र के साथ भी वो इतने चुस्त दुरुस्त हैं और अपने जवानों से नेक टू नेक, जो कहते हैं कि बिल्कुल गले से लग के बात करते हैं, समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और INS विक्रांत के, पुराने विक्रांत और अभी जो जिस तरह से फर्स्ट टाइम हमारे कैरियर बैटल ग्रुप ने जो कारनामा दिखाया है, वो हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ दीवान साहब इसको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो नेवल इससे CBG से मूव होने की पोजीशन में थे। ना केवल कराची बल्कि उसके आगे तक, ग्वादर पोर्ट तक भी हमारी पूरी पकड़ थी। और एक तरह से चाइना और पाकिस्तान का किसी भी तरह का अगर कोई दुस्साहस वो अरबिंद सी में करते, उसको उन्होंने पहले तो पूरा स्ट्रेगुलेट कर दिया था। साथ में हमारा पूरा जो अरेबियन सी और उससे लगा हुआ इवन राजस्थान के बॉर्डर आगे तक जो है, वहां तक पूरा इसमें कंट्रोल तमाम जो शिप के द्वारा जाने वाले एयरक्राफ्ट कर सकते थे, मिसाइल सिस्टम से। तो ये पाकिस्तान को घुटने टेकने में करने में नेवी का ये जो CBG का जो एक कंबाइंड ऑपरेशन विराट और विक्रमादित्य का हुआ, वो बहुत ही ज्यादा कारगर और भविष्य के युद्धों की एक तरह से ये भूमिका रखता है, नींव रखता है। राजीव जी, वाकई भूमिका रखता है और नींव रखता है। लेकिन INS विक्रांत की बात हम यहाँ कर रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान भी हमारे साथ नेवी के वेटरन इस वक्त हैं, एक लंबा अनुभव उन्होंने भी जिया है। INS विक्रांत के बारे में दर्शकों छोटी सी बात मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा विस्तार कमांडर भूषण दीवान देंगे। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला विमान वाहक पोत हुआ करता था। इसका निर्माण शुरू हुआ था करीब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त था, और तब इसे रॉयल ब्रिटिश नेवी का एक हिस्सा था, HMS हरक्यूलिस के नाम से शायद इसको कहा जाता था। और 1961 तक ये फाइनल रूप से तैयार होकर आ पाया। 71 में इसने क्या किया, उसका रिजल्ट हम बांग्लादेश नाम के एक देश के रूप में देखते हैं। वो विक्रांत तो अब इतिहास हो चुका, लेकिन ये जो विक्रांत है, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 उसका एक हिस्सा है, जो कि केरल के एक शिपयार्ड में तैयार किया गया। और इस INS विक्रांत ने 2022 में
नेवी में अपनी जगह सुनिश्चित की। कमांडर दीवान, भारतीय सेना और भारतीय नेवी, अब भारतीय नेवी की जहां तक बात है, ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए उसे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। 2022 का अगर मुझे याद आता है तो शायद पूरे विश्व में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसमें सबसे ज्यादा 11 अमेरिका के पास थे और 2 भारत के पास थे। भारत आईएनएस विक्रांत और प्रधानमंत्री का यह दौरा क्या संदेश देता है? कमांडर भूषण दीवान। आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने के लिए तो दुनिया भर के सोर्सेज हैं, विकिपीडिया और हर जगह से, और वो तो समय आप बड़ा कीमती है। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। लड़ाई वो महान होती है जो बिना लड़े जीती जाए। वाकई जो जनरल साहब ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन नेवी ने पाकिस्तान को ऐसा गोल बंद करके रखा अंदर कि वो हिल नहीं पाए, और उसके बाद हमारी थल सेना ने और वायु सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। तो ये समन्वय का उदाहरण है और ये नेवी का रोल है। नेवी का मेन रोल क्या होता है? एक ऑफेंसिव रोल। अब आप समझिए, कैरियर बैटल ग्रुप है, ये पूरा फ्लोटिला जाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में चला जाए, चाहे वो पर्शियन गल्फ में चला जाए, समझो पूरा इंडिया का फोर्सेस, पार्ट ऑफ द फोर्सेस उनके डोर स्टेप पे पहुंच गया। तो ये नेवी का कमाल है। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, सी पायलट्स का काम रहा अरेबियन सी में, हुती रिबल्स का काम रहा अरेबियन सी में, सब में हमारे सी पायलट्स ने तकलीफ दी हमारे मर्चेंट नेवी क्रू को, हमारे नहीं, पाकिस्तान के मर्चेंट नेवी क्रू को, और सब भारत और दूसरे देशों के भी। हमारी भारतीय नेवी ने वहां पहुंचकर लोहा लिया उनसे। तो सवाल ये है, एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है, ये गोवा कारवार के पास ये हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे हैं 2 दिन लगभग वहां पे दिवाली के टाइम। कारवार का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे, जब मेन बॉम्बे 60-70% बॉम्बे 60-70% नौसेना बॉम्बे में हुआ करती थी। उसका जो नेवल डॉकयार्ड है, वो पूरा जहाँ शिप बर्थ होती है, 70 एकड़ 80 एकड़ एरिया है। और जनाब कारवार का एरिया 12,000 एकड़, विशाखापट्टनम का एरिया 160 एकड़। तो सवाल ये है, और बॉम्बे भी नेचुरल हार्बर है, कारवार भी नेचुरल हार्बर है। प्लेस का सिग्निफिकेंस देखें, इसमें क्या है, ये नेचुरल हार्बर भी है, और जो कमर्शियल सी लाइंस हैं, सी लेन्स हैं, उनसे ना ज्यादा दूर है और ना ज्यादा नजदीक है। और जब 71 वॉर हुआ, उस टाइम क्या हुआ, हमारे को थोड़ा लिमिटेशन आ गई। क्या? हालांकि बहुत कामयाबी से नेवी ने बुलंदी से काम किया, कराची को आग में धू कर रही थी कराची, 3 दिसंबर 71 और 4 दिसंबर की रात को। और क्या हुआ, क्योंकि ये नेचुरल हार्बर तो है, बड़ी क्राउडेड हार्बर है, मतलब कौन सी बॉम्बे। और ये कारवार जो है अभी फेज 2005 में लॉन्च हुआ है, फेज 1 खत्म हो गया है, फेज 2 चल रहा है। एशिया का बिगेस्ट नेवल बेस बनेगा, 50 शिप्स बर्थ हो सकती हैं, और शिप को लिफ्ट करके काम ये फैसिलिटी इसके अंदर है, डॉकयार्ड है, सब चीज होती है। तो ये नेवल बेस का होना, ये सामरिक शक्ति है। और कहाँ होना? एक डीप नेचुरल हार्बर में। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर का जो 77% जो है इसमें विक्रांत में लगा हुआ है हमारा, इंडिजिनस, खुद का इंडिया का बना हुआ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफेंस जो है ना, लागत केंद्र ना बने, कमाई का केंद्र बने। डिफेंस जो है लागत केंद्र ना बने भारत के लिए, कमाई का केंद्र बने। वो कैसे? हम खुद हर चीज मैन्युफैक्चर करें। अगर हम खरीदते रहेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे, तो एकदम गरीबी आ जाएगी। और दूसरा, हम दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। जनरल साहब भी आपको बताएंगे, लड़ाई के टाइम कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाए, एयरलिफ्ट होता है, फोडा कहते हैं उसको, ऑन एयर से डिमांड करते हैं। वो देने वाला फ्रांस हो, चाहे यूके हो, यूएसए हो, वो टाइम पे देते भी नहीं है। और हम खुद जब बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करें, उसको दूसरों को बेचें, फॉरेन एक्सचेंज बचाएं, इतनी हमारी डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, नौकरियां मिलें। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमारा होता है। हम वियतनाम को ब्राह्मोस दें, हम फिलीपींस को दी हुई है, इंडोनेशिया को दें, और कंट्रीज को दे रहे हैं, गल्फ में मांग रही हैं। तो ये बड़ी जरूरी बात है। ये है सामरिक डिफेंस शक्ति। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं, तो हम एक सामरिक सैनिक ताकत, वर्ल्ड पावर बनेंगे। और लास्ट बात, नेवी अगर ग्रेट पावर है, बिना ग्रेट नेवी के कोई कंट्री ग्रेट पावर बन नहीं सकती।
क्यों? आपने सीज का कंट्रोल किया तो वर्ल्ड कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन में डोमिनेट करने के लिए, इंडो पैसिफिक कंट्रोल डोमिनेट करने के लिए ये हमारा जो है, इस हम राह पे चले हुए हैं। जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारी लड़ाई चीन के साथ है, हमारी मतलब कंपटीशन। लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, लड़ाई तो वही बच्ची जो ना हो, अगला आदमी कंपटीशन से ये समझ जाए कि डर है हमको, हम हिमाकत करेंगे तो मुंह ही खाएंगे। तो वो चीज होनी चाहिए, उस तरह का हम बढ़ रहे हैं। और हमें बहुत स्पीड से बढ़ना है अभी अभी और आगे चलना है। और कोई भी देश फ्री में ना तो आपको टेक्नोलॉजी देगा, फ्री माने पैसे ना ले, और आपको दबाने का काम करेगा। तो ये जो है, ये संदेश क्या है? ये पहली बार ही आए हैं मोदी साहब नेवी के साथ। ये संदेश ये है, जगह का भी है, कारवार बेस का भी है, विक्रांत का भी है, और नेवी का भी है। और बाकी तो जोश दिलाना लोगों को, मोदी साहब से अच्छा कौन जानता है, खुद प्रधानमंत्री आ जाए। मैं नेवी में था तो इंदिरा गांधी आई शिप्स में, मैं था, और मोरारजी देसाई भी आए, उन्होंने तो जैक स्टे भी की, एक शिप से दूसरी शिप में रस्सी पे जाते हैं ऐसे, वो भी किया। तो मोदी साहब का तो अलग ही एक अंदाज है, और अलग ही एक चार्म, उनका रुतबा है, और एक उनका जज्बा है जो हमारी फौज को बड़ी प्रेरित करता है। तो ये कई मैसेज उसके अंदर आए हैं। और हमको ये डिफेंस का जो है, सेल्फ डिफेंस का जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है, उसको हम तेजी से जो कर रहे हैं, वही हमारे पास तरीका है। कल को मैं एक छोटी सी बताता हूँ आपको, मैं INS त्रिशूल को रेट्रोफिट किया, हमने रशियन मिसाइल लगाई। तो हल तो थी हमारे पास यूके की ऑलरेडी, हल माने जो स्टील जो हल है उसकी वो थी। अभी क्या है विक्रांत में, क्या है, हमने आज एक सोनार लगाया, आज एक एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया, आज हमने एयरक्राफ्ट रखे, कल को हम दूसरे खुद ब खुद रख सकते हैं बिना किसी को पूछे, तो हमने खुद डिजाइन किया है। और इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है, नेवी ने ये इंडिजिनाइजेशन जो आत्मनिर्भर का काम जो है, कई सालों से सबसे पहले शुरू किया है। जनरल साहब भी आपको बताएंगे। और ये तो खैर नेवी करे, आर्मी करे, अब तो जब थिएटर कमांड की बात हो रही है, सबने मिलकर करना है, ताकि फोर्सेस जो है भारत की दुनिया में टॉप में आगे आए, और इंडियन ओशन में टॉप। एग्जैक्टली थिएटर कमांड, यानी थिएटर कमांड दर्शकों यहाँ पे जिक्र कर दिया है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा, कभी इस पर और चर्चा विस्तार से करेंगे। यानी तीनों सेनाएं मिलकर एक बड़े अधिकारी के अंतर्गत अपने सभी साजो सामान के साथ एक फैसले के अंदर काम कर रही हूं, और एक साथ रिजल्ट ओरिएंटेड वहां पर टास्क पूरे कर रही हूं। इस थिएटर कमांड की परिकल्पना भारत में स्वर्गीय CDS बिपिन रावत के जरिए सामने आई थी, जिन्होंने बहुत कुछ इस पर काम किया था। चाइना 5 के करीब थिएटर कमांड अपने पास रखता है, और सबसे बड़ी उसकी थिएटर कमांड वही है जो भारत के ऊपर नजर रखती हुई दिखाई पड़ती है। विस्तार से कभी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन मेजर जनरल JK परियार अपने दर्शकों को जानकारी देते हुए कि INS विक्रांत करीब 262 मीटर लंबा है, करीब 62 मीटर चौड़ा है। दर्शकों इन चीजों को समझते चलिए, छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी नाव है या कोई छोटा सा लड़ाई करने का एक वॉरशिप है। ये अपनी इसकी दायरे देखिए, 39,000 टन का वेट उठा सकता है, 40,000 हॉर्स पावर है, और करीब 46 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। लेकिन अकेला नहीं होता, बहुत कुछ साथ में होते हैं। मेजर जनरल JK परियार, भारत को अपनी कोस्टल लाइन को कवर करना है। मैं ये नहीं कहता कि जो वर्ल्ड सिनारियो है या जियोपॉलिटिक्स है वो हमेशा एक जैसी रहती है, एक जैसी नहीं रही है। तभी हमारे लेफ्ट में बैठा रहने वाला बांग्लादेश अब अपनी एयरफोर्स के लिए चाइनीज़ J-10C फिफ्थ जनरेशन के वो लेने की कोशिश कर रहा है। बातचीत शुरू हो गई है, 2030 तक का टाइम है। हमें कितने ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होंगे? हमारे पास वर्तमान में 2 हैं जो भारत का कोस्टल लाइन पूरी सेफ रखें, साथ ही मलक्का स्ट्रेट को भी पकड़ कर रख सकें जब जरूरत आए, और दूसरा बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को भी। कमांडर भूषण सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया, मैं उसी को आगे करता हूं, क्योंकि अब जो है युद्ध की जो टैक्टिक्स होती है वो बदलती रहती है। रामायण काल से लेके आप देखते रहिए, जितने समय बीतते गए हैं उसी तरह से परिवर्तन हुए। और हम भी देख रहे हैं कि 62, 65 और 71, फिर 99 कारगिल, और उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसमें कितना फर्क आ गया है। अब जो है एक तरह से कि स्टैंड अलोन आर्मी, स्टैंड अलोन एयरफोर्स या स्टैंड अलोन नेवी, वो कॉन्सेप्ट अभी चलना नहीं है। और दूसरा जो है कि अब कोई भी वार होता है तो उसमें ग्राउंड होल्ड करना जरूरी है, डेफिनेटली, जो थल सेना का काम होता है।
मगर जो असली लड़ाई है अब सारी हो रही है कि ट्रेड को कैसे कंट्रोल करा जाए, अपने फाइनेंस को कैसे अपग्रेड करें, साइबर और इस पे कैसे कंट्रोल हो, और स्पेस के ऊपर आप भविष्य में जो है वो स्पेस चंद्रमा हुआ, उसके बाद में शुक्र मंगल और फिर सूरज तक जाने की बात वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी वो हाइपरसोनिक के आगे अगर आपको जाना है तो उसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, सैटेलाइट्स वहां से आते हैं, तो नेवी के लिए भी जरूरी है, दूसरों के भी जरूरी, एक दूसरे में इनका इंटीग्रेशन होता है। और इसकी धुरी अब मैं समझता हूँ एयरफोर्स बन गई है, क्योंकि तीनों को उसकी जरूरत होती है। इतने बड़े शिप के लिए हमें उसमें काउंटर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आईटी सिस्टम्स का बहुत ज्यादा रोल होगा, रडार चाहिए, नेविगेशन चाहिए, ताकि 60 किलोमीटर की चलने वाला अगर कोई वॉरशिप है तो उसके उस पर अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसको अपना सेल्फ डिफेंस भी करना है। तो ये काफी कंपोजिट टेक्नोलॉजी हो गई है। और हिंद महासागर जो है वो भविष्य का मैं समझता हूँ कि ये युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। जिस तरह से चाइना का उसमें इन्वॉल्वमेंट साउथ चाइना सी से होता है, श्रीलंका में वो आते हैं, उसके बाद में कैपटाउन से लेके और मालदीव, सेशल्स, ये सारे उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन उसमें लगे हुए हैं, चाइना इधर भी घुसने की कोशिश में है। तो नेवी का हमारा जबरदस्त होना बहुत जरूरी है। और ये जो आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य हुए, तीसरा हमारा उसमें ये है कि हम तीसरा रिजर्व रखते हैं कि जो दोनों तरफ उसमें इंटीग्रेट हो सके। और आईएनएस विराट जो है वो उसका पाइपलाइन में है। और मैं आपको कहता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री और सरकार का क्या रोल होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करते हैं, 15 साल 20 साल का प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग स्ट्रेटेजिक व्यूज पे होता है कि हमारी क्या आगे रिक्वायरमेंट भविष्य में, और हमारे काउंटर जिनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, दूसरे अमेरिकन भी हैं, उसके लिए हमें किस लेवल पे जाना है। तो हमारा पहला जो प्लान 2009 से 2022 का खत्म हुआ, और अब हम 2035 तक हमारे शिप्स की संख्या जो है वो 135 से 250 तक, और उसके बाद और आगे बढ़ाने के उसमें जा रहे हैं। तो अब उसको सपोर्ट करना और खुले दिल से फाइनेंसेस और हर तरह का सपोर्ट देना वो बहुत मायने रखता है, और वर्तमान सरकार इसको अच्छी तरह से कर रही है। नेवल शिपयार्ड जो है मैं समझता हूँ कि हमारा भारत का आत्मनिर्भर बनाने में पिछले 50 साल से बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद में हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है और स्पेस में, ये तीनों जो हैं हमारे धुरी हैं। और तीसरा जो हमारे इंडिजिनस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हों, जैसे इसके इंजन है, वारशिप के इंजन है, सबमरीन के सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें बाहर से मंगाना पड़ते हैं। मगर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर हम ये सब अपना पूरा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं कि अगर ये सब नहीं किया गया तो यूक्रेन बनते देर नहीं लगेगी। यानी हमें हाथ फैलाना पड़ेगा कि हमें अपना डिफेंस करना है। कमांडर भूषण दीवान, मैं ये नहीं कह रहा कि देश की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले खर्च के बारे में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खर्च का एक कैलकुलेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें तभी हमारे पास हो पाएंगी। कितना आसान है एक एयरक्राफ्ट करियर को मेंटेन करना, बनाना और रखना? बेशक बहुत हैवी कॉस्ट का काम है ये, पर जैसे पिछले बाइट में हमारी बात हो रही थी, लागत केंद्र या कमाई का केंद्र, कॉस्ट कॉर्पोरेट में कहते हैं, मैं टाटा में रहा हूं, टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। मैं वहां क्वालिटी हेड था, तो क्वालिटी हेड अर्निंग नहीं करता है, वो कॉस्ट सेंटर है। डिफेंस क्यों चाहिए? देश को बचाने के लिए खर्चा करता है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। पर अगर हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ती है तो जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लागत केंद्र नहीं है जनाब, वो तो प्रॉफिट का केंद्र हो जाएगा, कमाई का केंद्र हो जाएगा, तो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे, जो अभी शुरू हो रहा है। तो कॉस्ट सेंटर को कैसे प्रॉफिट सेंटर पे कन्वर्ट करना, ये तरीका है। और मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, जब आपने ईआरपी सुना होगा, सैप आया था, गवर्नमेंट ने सैप इंप्लीमेंट किया। जब इंप्लीमेंट खुद किया, वो गवर्नमेंट ने नया बिजनेस चालू कर दिया, ईआरपी इंप्लीमेंट करने का बिजनेस। क्यों? मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैं दूसरों से करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये हमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, खाली ट्रेडिशनल बात नहीं कि हमने कितना खर्चा कर रहा है। खर्चे की बात देखिए, 3 पर हमारा बजट जो है 2% है जीडीपी का, और हम 75 बिलियन डॉलर है, और चीन का 225 बिलियन डॉलर है, 3 गुना है। जनाब ये 3 गुना नहीं है, ये 10 गुना है। क्योंकि हम जब खरीदते हैं
कितना कम मिलता है वो $75 बिलियन पूरा लगाए भी सही, लगाएंगे तो नहीं उसमें। और जो चीन $225 बिलियन है, जोमेटो से रोटी मंगाएंगे 10 रुपए की होगी, घर में रोटी बनाएंगे 1 रुपए की होगी। जब आप खुद बना रहे हैं तो आपका बजट जो है चीन से 3 गुना नहीं है, बहुत कम है आपके पास। कमांडर तो ये हमने सोच कमांडर भूषण दीवान, आपने एक तरीके से होम साइंस को बीच में लाकर मुझे बहुत आसानी से दर्शकों को समझा दिया कि अगर हम अपने खुद मुख्तार अपने हाथों में ताकत पैदा करेंगे तो वो कॉस्ट जो मल्टीपल टाइम्स कहीं और जाने वाली है उसका बहुत छोटा हिस्सा हम खुद लगाएंगे और वही अचीव कर लेंगे जो हमको अचीव करना है। समय की थोड़ी पाबंदी है। कमांडर भूषण दीवान और मेजर जनरल JK परिहार, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।